नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने उतारे दमदार उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी की बढ़ी बेचैनी तो भाजपा खेमे में टेंशन। खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव के सत्ता में आते ही हटेगी ईवीएम, सपा नेता ने नीतीश सरकार पर भी उठाए सवाल। आगे आपको बताएंगे कि दिल्ली में बीजेपी को लेकर केजरीवाल की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बताया कितनी मिलेंगी सीटें। आगे जिक्र होगा कि अम्बेडकर पर लखनऊ में पोस्टरबाजी, बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में हक है दम में, अम्बेडकर हैं तो हम हैं की होर्डिंग। इसी के साथ आगे आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस किस राह पर चलेगी, राहुल गांधी ने सेट कर दिया है एजेंडा, सीनियर लीडर्स को दे दी है नसीहत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने उतारे दमदार उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी की बढ़ेगी बेचैनी तो आप भाजपा के खेमे में है टेंशन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में अपनी खोई राजनीति जमीन को वापस लाने के लिए कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है। मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतारने के साथ ही कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी नेतृत्व को लेकर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, पार्टी के रणनीतिकार किसी तरह से चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में है और इससे आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ रही है। उसे त्रिकोणीय मुकाबला होने पर भाजपा विरोधी मतों के विभाजन का डर सता रहा है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी नेता कांग्रेस पर भाजपा को मदद पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। वर्ष 2012 में आम आदमी पार्टी के उदय से पहले तक दिल्ली में कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधी लड़ाई होती थी और इस दौरान 1993 को छोड़ दे तो किसी भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40% से कम मत नहीं मिले थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव की सत्ता में आते ही हटेगी ईवीएम, सपा नेता ने नीतीश सरकार पर भी उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर चल रहे विवाद के बीच एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बयान राजनीतिक तापमान को और बढ़ा गया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि बिना ठोस प्रमाण के ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है। इनके इस बयान पर गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता अमित जमाई ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले अपनी राय रख सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का रुख स्पष्ट है कि जब भी अखिलेश यादव सत्ता में आएंगे ईवीएम को हटाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में बीजेपी को लेकर केजरीवाल की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बताया कितनी मिलेंगी सीटें। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नए साल में होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर होती नजर आ रही है। इसके साथ ही पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। चुनावी शोर शराबे के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी सरकार की महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं से बौखला गई है और इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी को 3-4 सीटें भी नहीं मिलेंगी। बीजेपी महिला सम्मान योजना को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर ठगने का आरोप लगा रही है और इसे लेकर दिल्ली बीजेपी के महिला मोर्चा के नेताओं ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास के निकट प्रदर्शन भी किया था। दिल्ली सरकार ने 2024-25 के बजट में 1000 रुपये मासिक भुगतान वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप दिल्ली में सत्ता में बनी रहती है तो ये राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी। साल 2020 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और इस चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका था। वहीं आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी और भाजपा को 8 सीटें मिली थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अम्बेडकर पर लखनऊ में पोस्टरबाजी, बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में हक है दम में, अम्बेडकर हैं तो हम हैं की होर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर पर संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सियासी माहौल गर्म है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद अब सपा भी मैदान में उतर आई है। भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में और अम्बेडकर पर बयानबाजी के मुद्दे को बनाने के लिए लखनऊ में हक है दम में, अम्बेडकर है तो हम हैं के होर्डिंग और पोस्टर चस्पाए गए हैं। शहर के 1090 चौराहों पर लगाए गए ये होर्डिंग कहीं न कहीं सपा की पीडीए की पॉलिटिक्स को नया बल देने का प्रयास माना जा रहा है। ये पोस्टर राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तौकीर खान गुज्जर ने लगवाए हैं, जिसमें अम्बेडकर पर नारे के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फोटो भी लगाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस ने अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान को अम्बेडकर का अपमान बताया, तो वहीं इस बयान के विरोध में बसपा कार्यकर्ता भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे गए। इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों की मांग है कि अमित शाह को अम्बेडकर पर दिए गए अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस किस तरह चलेगी, राहुल गांधी ने सेट कर दिया एजेंडा, सीनियर लीडर्स को दी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस किस राह पर चलेगी इसका एजेंडा राहुल गांधी ने सेट कर दिया है। कांग्रेस वर्किंग
वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से हमेशा देश को हिला दिया और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कैडर नहीं होना चाहिए। हम मास बेस्ड पार्टी हैं, लेकिन हमको कैडर बनाना है। हमारा कैडर बीजेपी की तरह नहीं, लेकिन लिमिटेड कैडर बनाना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सीनियर लीडर्स को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें पार्टी को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हम सबको मजबूत किया है, सीनियर नेताओं को पार्टी को मजबूत करना चाहिए, अजय महाकन को मजबूत करना चाहिए, मतलब चंदा देना चाहिए। राहुल गांधी ने जैसे ही ये बात कही, मीटिंग में सन्नाटा छा गया तो तालियां थम गई। इस पर राहुल गांधी ने चुटकी भी ली, कहा अब ताली नहीं बज रही है। पार्टी को मजबूत करने का तरीका बताते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि दिल्ली में बैठिए ठीक है, लेकिन बड़े शहरों से निकलकर जिलों तक जाना पड़ेगा। विचारधारा के लिए लड़ने वालों को संगठन में जगह देनी पड़ेगी। आरएसएस कुछ भी डेडिकेटेड नहीं है, उससे 10 गुना कांग्रेस कार्यकर्ता डेडिकेटेड है, लेकिन हम उनको जगह नहीं देते। राहुल गांधी ने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधी, नानक, बसवाना नाम बनाम, दूसरी तरफ मनुस्मृति वाले और सावरकर वाले, इनसे हमें लड़ना होगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार होश में नहीं, उन्हें इन लोगों ने कैद कर लिया है, अधिकारी चला रहे हैं सरकार। तेजस्वी यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई सरकार नहीं है, जो सरकार है उसको होश नहीं है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ये दोनों मुख्यमंत्री हों। पहले ये कहा करते थे कि मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में अब ये स्थिति आ गई है कि चर्चा करना पड़ेगा कि सरकार है भी या नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, डल्लेवाल पर पंजाब सरकार को फटकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लंबे समय से हरियाणा पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पंजाब के अमृतसर में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन मामले ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा है। 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे डल्लेवाल की जीवन और सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है और ऐसे में डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्य चुनाव आयोग व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हुए आमने सामने। हरियाणा में फिर गरमाया ईवीएम का मुद्दा। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है और इससे पहले कांग्रेस व राज्य चुनाव आयोग में ईवीएम को लेकर घमासान मच गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर दोहराया कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इसीलिए निकाय चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। वहीं राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस मांग को लेकर कोई मांग पत्र नहीं दिया है। राज्य में शहरी निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। राज्य चुनाव आयोग को M2 ईवीएम मिली है, जिनका प्रयोग पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किया गया था। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़खानी की जा सकेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जिंदा रहते भारत रत्न क्यों, अजीत शर्मा का दावा। सीएम पद से नीतीश कुमार को हटाना चाहती है बीजेपी। अजीत शर्मा ने बड़ा दावा कर दिया है। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बाद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी उनको महागठबंधन में आने का ऑफर दिया है। भागलपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए सीएम हमारे साथ आना चाहेंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे। इस दौरान उन्होंने भारत रत्न की मांग पर भी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर अजीत शर्मा ने कहा कि पता नहीं क्यों भाजपा अभी से ही सीएम को भारत रत्न देने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि जिंदा में भारत रत्न देने की बात क्यों की जा रही है, समझ से परे है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संगठनात्मक सुधार 26 जनवरी से संविधान बचाओ पदयात्रा। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी में कौन कौन से प्रस्ताव हुए पास, ये आपको बता दें दोस्तों। कर्नाटक के बेलगावी में गुरुवार को कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि सीडब्ल्यूसी में हमने 2 प्रस्ताव पेश किया, पहला महात्मा गांधी पर और दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 2025 में संगठनात्मक सुधार कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके तहत हर स्तर पर नेताओं की क्षमता की गहन जांच की जाएगी। इसके अलावा 26 जनवरी 2025 से 1 साल चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू की जाएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को संजीवनी दी है और ये कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई और अब 26 जनवरी 2025 को हम 1 साल तक चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बुझ गई आर्थिक सुधारों की मशाल,
7 दिन का राजकीय शोक, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। जी हां दोस्तों, भारत में आर्थिक उदारीकरण की मशाल जलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञानिक संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली में निधन हो गया है। एम्स ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर सिंह को शाम 8:06 पर मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उम्र से संबंधित बीमारियों के लिए उनका उपचार चल रहा था और घर पर वो अचानक बेहोश हो गए थे। उन्होंने गुरुवार रात 9:51 पर अंतिम सांसें ली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अम्बेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ गुजरात में गुस्सा, दलित आदिवासी संगठन 28 दिसंबर को करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, संसद में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गुजरात में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दलित आदिवासी और ओबीसी संगठनों ने अमित शाह के खिलाफ 28 दिसंबर को प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला किया है। कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग के लिए 28 दिसंबर को खोखरा क्षेत्र से सरंगपुर में अंबेडकर की प्रतिमा तक दलित आदिवासी और ओबीसी संगठनों द्वारा एक गैर राजनीतिक रैली आयोजित की जाएगी। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अंबेडकर हमारा जुनून है, फैशन नहीं, क्योंकि उन्होंने एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनाने का सपना देखा था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के आर्थिक सुधारों में मनमोहन सिंह ने अमिट छाप छोड़ी, पूर्व प्रधानमंत्री की आरबीआई गवर्नर ने की तारीफ। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत के आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह 1982 से 1985 के बीच आरबीआई के गवर्नर भी रहे। मल्होत्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से बेहद दुखी हूँ। वो एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री और आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। भारत के आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में उनके योगदान ने अमिट छाप छोड़ी है। आरबीआई इस शोकाकुल घड़ी में देश के साथ है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया और उन्हें एक प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री करार दिया, जिनके पास भारत की संभावनाओं के बारे में दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ साथ राजनीतिक व्यवहार्यता की अच्छी समझ भी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया, मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी का इमोशनल पोस्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने इमोशनल पोस्ट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और उनके परिवार के प्रति मेरी हर देखकर संवेदनाएं। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया है। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि निस्संदेह इतिहास आपका मूल्यांकन विनम्रता से करेगा। मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता, बेदाग सत्यनिष्ठ नेता और अद्वितीय कद का एक अर्थशास्त्री खो दिया है। आर्थिक उदारीकरण और अधिकार आधारित कल्याण प्रतिमान की उनकी नीति ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को गहराई से बदल दिया। भारत में एक मध्यम वर्ग का निर्माण किया और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस्तेमाल के बाद सोलर पैनलों की सही रिसाइकलिंग नहीं करने पर एनजीटी सख्त, केंद्र सरकार को नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फोटोवोल्टाइक यानी कि पीवी सोलर पैनल के गलत तरीके से निपटान और रिसाइकलिंग पर केंद्र से जवाब मांगा है। बता दें यह आदेश उत्तर प्रदेश के एक किसान द्वारा दाखिल की गई पत्र याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। इसमें इस्तेमाल किए गए सोलर पैनलों के सही तरीके से निपटान की सुविधाओं की कमी की शिकायत की गई थी। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिलवेल की पीठ ने 23 दिसंबर को कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि सोलर पैनल का उपयोग उनके गांव में कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कुसुम योजना के तहत 2019 से किया जा रहा है और उन्होंने क्षतिग्रस्त सोलर पैनलों के जीवन चक्र प्रबंधन में अंतर को उजागर किया है। पीठ ने यह भी कहा है कि याचिका के अनुसार इन सोलर पैनलों की मरम्मत नहीं की जा सकती थी और इन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जाना था, लेकिन सही निपटान संरचना की कमी के कारण इन पैनलों को दफनाया या लैंडफिल्स में भेजा जा रहा था, जो मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा था। एनजीटी ने कहा कि याचिका में कई मुद्दों को उठाया गया है, जिनमें पैनलों का सीमित स्क्रैप मूल्य, क्योंकि स्क्रैप डीलर केवल एल्यूमिनियम, तांबा और कांच के घटकों को स्वीकार करते हैं, जबकि बाकी सामग्री जैसे पॉलीमर और सिलिकॉन
पुनर्नवीनीकरण योग्य नहीं होते और उन्हें लैंडफिल्स में भेजना पड़ता है। पीवी पैनलों में सीसा और कैडमियम जैसी भारी धातु होते हैं जो मिट्टी और पानी में धुल सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है। इसके अलावा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सोलर पैनलों के सुरक्षित निपटान या रिसाइकलिंग के लिए कोई स्थापित तंत्र नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फर्जी वेबसाइट बनाकर महाकुंभ के लिए बुकिंग के नाम पर ठगी का भंडाफोड़, गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में जाने की सोच रहे हैं तो टेंट, होटल आदि की ऑनलाइन बुकिंग के दौरान सतर्क रहें। जी हां, महाकुंभ में कॉटेज, टेंट, होटल आदि की बुकिंग करने के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं के साथ धड़ल्ले से ठगी शुरू हो गई है। ऐसा ही एक गिरोह का प्रयागराज पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। प्रयागराज पुलिस ने शुक्रवार को महाकुंभ में कॉटेज, टेंट, होटल आदि की बुकिंग के लिए फर्जी वेबसाइट बनाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त अभिषेक भारती ने बताया कि गिरफ्तारी किए गए लोगों के पास से 3 लैपटॉप, 6 एंड्रॉइड फोन और 6 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। डीसीपी भारती ने कहा कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कॉटेज, टेंट, होटल आदि की बुकिंग के लिए महाकुंभ से मिलते जुलते नामों से विभिन्न फर्जी वेबसाइट बनाई और उनके माध्यम से वह ठहरने की उत्तम व्यवस्था, वीआईपी स्नान और दर्शन आदि विभिन्न प्रकार के आकर्षक प्रलोभन देकर तीर्थयात्रियों से साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस उपायुक्त अभिषेक भारती ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के नालंदा निवासी पंकज कुमार, वाराणसी के चौबेपुर निवासी यश चौबे, वाराणसी के चौबेपुर निवासी अंकित कुमार और आजमगढ़ के लसड़ा खुर्द निवासी अमन कुमार के रूप में हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बैलेट पेपर से होंगे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं। इसे लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गई है। पहले से ये था कि नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से होंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होंगे। हालांकि अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होगा। उन्होंने तारीखों को लेकर कहा कि बोर्ड एग्जाम से पहले प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। साथ ही ये अटकलें हैं कि प्रदेश में 7 जनवरी के बाद कभी आचार संहिता लग सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2025 में नए तेवर और नए कलेवर के साथ उतरेगी कांग्रेस। वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बन गया आगे का प्लान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलगावी में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हाल के समय के हिसाब से पार्टी के लिए अहम मोड़ मानी जा रही है। पार्टी नेतृत्व ने इसमें अंततः बड़े बदलाव पर काम करने का संकेत दिया है। साथ ही संदेश दिया कि पार्टी के अपने अंदर आई जड़ता को समाप्त कर कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना होगा और 2025 पार्टी के लिए करो या मरो होगा। गुरुवार को पार्टी मीटिंग से निकले अहम संदेश कुछ ऐसे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देखने के लिए बापू को फूल चढ़ाते हैं, असल में ईश्वर अल्लाह विवाद पर भड़की प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में भोजपुरी लोक गायिका का महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने पर विवाद बढ़ गया है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। कई नेता स्टेज पर चढ़ गए हैं और गायिका से जबरन माफी मंगवाई। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी भड़की नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपाई दिखाने के लिए बापू पर फूल चढ़ाते हैं, उनसे बापू का प्रिय भजन तक नहीं सुना गया। दरअसल पटना के गांधी सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजन रखा गया था। इस मौके पर भोजपुरी गायिका देवी को बुलाया गया था। उन्होंने स्टेज पर गीत सुनाए। मामला तब तूल पकड़ा जब देवी ने महात्मा गांधी का भजन गाया। देवी ने गीत सुनाया रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। देवी का गाना सुनकर भाजपा कार्यकर्ता और नेता भड़क गए। उन्होंने देवी को गाना गाने से रोक दिया। कई नेता स्टेज पर आ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। देवी इस दौरान काफ़ी असहज नजर आई और कार्यकर्ताओं ने देवी से माफ़ी मांगने की मांग की। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो रोजगार मांगेगा उस पर अत्याचार होगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से भड़की प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज से सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज की निंदा की। बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हाथ जोड़ रहे युवाओं पर इस तरह लाठी चलाना क्रूरता की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में रोजगार मांगने वाले युवाओं को लाठियों से पीटा जाता है। जो रोजगार मांगेगा उस पर अत्याचार होगा।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज का वीडियो शेयर किया। इसमें कुछ लोग हाथ जोड़कर सड़क किनारे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस उन्हें लाठी से पीट कर भगाते हुए दिख रही है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को इस पर कहा कि यूपी हो, बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, युवा अगर अपनी आवाज उठा सकते हैं तो उन्हें बर्बरता से पीटा जाता है। दुनिया के सबसे युवा देश भारत के नौजवानों का भविष्य क्या होगा, ये सोचना और उसके लिए नीतियां बनाना सरकारों का काम है, लेकिन भाजपा के पास सिर्फ कुर्सी बचाने का विजन है।